नमस्कार। बस्तर की बात में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। ध्यान रहे, कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का हुआ आयोजन। विधायक ने बच्चों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की दी सलाह। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जयंती पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। स्थानीय साहित्यकारों ने रखे अपने अपने विचार। पुलिस और सुरक्षा बल के परिसरों में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से 9 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान का हुआ शुभारंभ। और किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने नगाड़ा बजाकर लैंप्स के सामने किया धरना प्रदर्शन। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। लंबे अंतराल के बाद राज्य शासन ने स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए शाला संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए नियमित रूप से शालाओं का संचालन किया जाए। इसकी विधिवत शुरुआत स्थानीय भगत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव मनाकर की गई। इस दौरान विधायक, महापौर और नगर निगम के अध्यक्ष मौजूद थे। शाला प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से विधायक रेखचंद जैन ने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कोविड-19 के इस दौर में बच्चों को सुरक्षित रखकर शालाओं में अध्यापन कार्य कराएं। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा, विगत कोरोना कार्यकाल में 1.5 वर्षों से लगातार स्कूलें बंद थी। अब कोरोना एक थमे जैसी स्थिति में आया तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि आज 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय हुआ है 50% की उपस्थिति के साथ। और बच्चे स्कूल आने से ही शिक्षा बेहतर होती है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में हर बच्चा उतना परिपक्व नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी की इस पहल का, शिक्षा मंत्री जी इस पहल का स्वागत करता हूँ। साथ ही स्कूल परिवार, हमारे छात्र छात्राओं से यही अनुरोध करता हूँ, कोविड की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है तो स्कूल खुला है, अपने कोरोना के जो नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंस हो, मास्क लगाने की बात हो, ये लगाकर ही आएँ। और साथ ही आज इस स्कूल में हम लोग आए हैं, ये जो शेड बना है इस शेड को भी हमने ही स्वीकृति दी थी। साथ ही आज हमारे बच्चों को साइकिल वितरण सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत ये भी किया जा रहा है। और मैं समस्त बच्चों को शाला प्रवेशोत्सव के इस अवसर पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साले परिवार को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करें और कोरोना के नियमों का पालन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद। महापौर सफीरा साहू ने सभी बच्चों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की बात कही। निगम अध्यक्ष और शहर जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए शिक्षण का कार्य संचालित किए जाने की बात कही। नव प्रवेश स्कूली बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत कर उनकी आरती उतारी गई। इस दौरान अतिथियों के द्वारा पुस्तकों और गणवेश का वितरण भी किया गया। इस दौरान सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को साइकिलें भी वितरित की गईं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर की कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शनिवार की देर रात आईजी सुंदरराज पी और एसपी जितेंद्र मीणा ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर की सड़कों में घूमकर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान शहर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों और अधिकारियों से रूबरू होकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद शहर के सेंसिटिव स्पॉट महावीर चौक, गोल बाजार चौक, संजय मार्केट चौक, नया बस स्टैंड चौक समेत अन्य जगहों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहर के मुख्य चौक चौराहों में
लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता केंद्र बनवाए जाएंगे। इसके लिए निगम और व्यापारी संघों से भी चर्चा होगी। इसके लिए आईजी और एसपी द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शहर में बार बार बिजली का गुल होना बदस्तूर जारी है, जबकि बारिश के पूर्व विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गुल रखी गई थी। विद्युत तार के ऊपर आए पेड़ों की टहनियों को काटने का कार्य भी किया जा रहा है। लगभग साल भर यह कार्य चलता रहा। इसके बावजूद शहर के लोगों को बिजली गुल होने की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। बिजली के गुल होने से इंटरनेट और कंप्यूटर पर आधारित व्यवसाय पर काफी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते विभाग के अधिकारी भी इस समस्या के संबंध में संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदराज पी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर जितेंद्र मीणा द्वारा 1 अगस्त को शहर सीमा से लगे ग्राम आड़ावाल के पुलिस आवासीय परिसर में वृक्षारोपण त्योहार पोदला उरक्सना अभियान को प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। बस्तर संभाग अंतर्गत पुलिस और सुरक्षा बलों के परिसरों में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से जिला पुलिस इकाइयों के समस्त कार्यालय, आवासीय परिसरों, पुलिस थाना चौकी, रक्षित केंद्र और सुरक्षा कैंपों में वृक्षारोपण करने के लिए उपयुक्त स्थान, भूमि का चयन कर वृक्षारोपण त्योहार पोदला उरस्कना के 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और पर्यावरण संरक्षण संगठनों के गणमान्यों की जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पुलिस और जनता के बीच संबंध मजबूत किए जा सकें, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जा सके। इस आयोजन के दौरान पद्मश्री धर्मपाल सैनी, इंद्रावती बचाव अभियान के पदाधिकारीगण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा, पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसी कड़ी में बस्तर संभाग के अन्य जिलों जैसे दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव में भी वृक्षारोपण अभियान आरंभ किया गया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि 1 अगस्त मित्रता दिवस से प्रारंभ होकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस तक बस्तर पुलिस द्वारा मनाए जा रहे वृक्षारोपण त्योहार के माध्यम से पुलिस परिवार के सदस्यों को पर्यावरण और स्थानीय जनता से मित्रता की दिशा में मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस दौरान हमारे संवाददाता को बताया, बस्तर संभाग में सभी पुलिस परिसर, आवासीय परिसर, कार्यालय एवं कैंपों में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण निर्मित करने के लिए दिनांक 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक पूरा 1 हफ्ते भर के लिए पोदला उर्सना कर एक स्थानीय गोंडी भाषा में वृक्षारोपण त्यौहार के नाम पर एक आयोजन की जा रही है। इसी सिलसिला में आज दिनांक 1 अगस्त को बस्तर जिला के मुख्यालय जबलपुर के आड़ावाल पुलिस आवासीय परिसर में ये कार्रवाई प्रारंभ हुआ है। इसी के तहत पूरा संभाग के अंतर्गत आने वाला समय में लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसमें आम नागरिक को भी जोड़ा जा रहा है और पुलिस परिवार के जो बच्चे, इन सबको भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जनता में जो पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता भी होगा, साथ साथ हमारा सभी परिसर स्वच्छ, स्वस्थ एवं सौंदर्य भी बनाएगा। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। सर, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए? जिससे इसके लिए खुद जो पुलिस परिवार की जो जनता है और उनके परिजन है, इसको देखरेख करेगा। साथ साथ जहाँ आवश्यकता है ट्री गार्ड का भी बनाया जा रहा है और हमारा जो पुलिस परिवार की जो सभी सदस्य है एक पौधा को अपना व्यक्तिगत उसका ध्यान देकर उसका देखरेख करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। क्या अपील करना चाहिए सर? पौधे तो बहुत लगाते हैं, बहुत वर्षों से लगाते हुए आ रहे हैं, तो एक मैसेज क्या देना चाहिए? जैसा बस्तर संभाग पहले से पर्यावरण संरक्षण के लिए सब लोग काफ़ी जागरूक रहते हैं, स्थानीय जनता से लेकर जो अधिकारी कर्मचारी सब लोग जागरूक रहते हैं, लेकिन वैसे समय के अनुसार और भी वृक्ष लगाने की आवश्यकता थे। इसी संदर्भ में लगातार ये आयोजन की जा रही है। हम आज
इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी से अपील करना चाहते हैं अपना अपना परिसर को स्वच्छ, सौंदर्य एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए, खासतौर पर जो वृक्षारोपण जो कार्यक्रम के माध्यम से जो फलदार पौधे लगाए, ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए इससे फ़ायदा भी होते, साथ साथ जो पशु पक्षी है उनको भी मतलब इससे जो छाया मिलते हैं और साथ साथ उसका खाने के लिए भी कुछ मिलते हैं। इस टाइप का इसका एक मैसेज कन्वे करने के माध्यम से हम करते हैं। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रांतीय आह्वान पर सोमवार को जिले के धान खरीदी केंद्रों और लैंप्स सोसाइटी के सामने किसानों की समस्याओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद किसानों की समस्याओं, खाद बीज संकट, अघोषित बिजली कटौती, वर्मी कंपोस्ट, खाद खरीदने की बाध्यता को दूर करने के संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी लैंप्स मैनेजरों को सौंपा गया। चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले आवेदक अब अपने धन वापसी की कार्यवाही के लिए 2 अगस्त से 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवेशकों के हितों के लिए संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिले में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के धन वापसी की कार्यवाही जिला कार्यालय के सांख्यिकी शाखा के कक्ष क्रमांक 17 में, साथ ही समस्त जनपद पंचायतों में आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। अपर कलेक्टर अरविंद एका ने बताया कि जो चिटफंड कंपनियां ग्राहकों को धोखा देने के उद्देश्य से यह कार्य कर रही है, उनकी संपत्ति को जब्त कर हितग्राहियों के पैसे लौटाने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वावधान में 1 अगस्त रविवार को चित्रांजलि पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जगदेव राम पुस्तक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बस्तर की आराध्या माई दंतेश्वरी के समक्ष अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विमोचन अवसर पर अतिथियों के उद्बोधनों से जगदेव राम के व्यक्तित्व, कृतित्व और सामाजिक उत्थान में अनेक विस्मरणीय योगदान को याद किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ के प्रचारक प्रेमशंकर सिदार ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय जगदेव राम उराव, सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी जीवन शैली और समाज के प्रति समर्पण को उन्होंने विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वनवासी समाज आज भी सुख सुविधाओं और शिक्षा से वंचित है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि देवलाल दुग्गा ने कहा कि जगदेव राम का जाना समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और हमें उनके बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष शिक्षाविद बसंत लाल झा ने उनके साथ बिताए स्मरणीय पलों और साथ में किए गए कार्यों को याद किया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन जिला वनवासी विकास समिति जगदलपुर के उपाध्यक्ष एन शाही ने किया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन पूर्णिमा सरोज और हेमंत शांडिल ने किया। 31 जुलाई शनिवार को देश के मूर्धन्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। स्थानीय प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों ने शिरकत की और अपने अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को भावांजलि दी। शहर के पत्रकार भवन में मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती शनिवार को मनाई गई। लगभग 300 से ज्यादा कहानियां और 20 से ज्यादा उपन्यास रचने वाले साहित्य स्तंभ मुंशी प्रेमचंद ने लगभग हर विषय पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी सहज लेखन शैली ने पाठकों की आत्मा को छुआ। क्लिष्ट और सतही लेखन शैली से दूर प्रेमचंद की रचनाएं जीवन के बेहद करीब हैं, जिन्हें पढ़कर हर पाठक प्रभावित होता है। पूस की रात, ईदगाह, बूढ़ी काकी, कफन, नमक का दरोगा, बेटों वाली विधवा और 2 बैलों की कथा जैसी अमर कहानियां और गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और चंद्रकांता जैसे ख्यातनाम उपन्यास लिखने वाले अजेय रचनाकार मुंशी प्रेमचंद के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए प्रगतिशील लेखक संघ के उपस्थित सदस्यों ने। मैं जगदीश चंद्र दास, अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर। आज 31 जुलाई है। हमारे देश के उर्दू और हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उनकी 141वीं जयंती है और हम उन्हें अपने एक सम्माननीय और प्रतिबद्ध पुरखे के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से पूरे भारतीय समाज का जो खाका है वो हमारे सामने रखा। और उनका जो सारा साहित्य है वो न केवल ग्रामीण भारत को, न केवल किसान को, बल्कि जो पूरी सामाजिक संरचना है हमारे देश की, उस सामाजिक संरचना की बुराइयों को
उसके भीतर की अमानवीयता को, उसके भीतर की मानवीयता को, उसके भीतर की संवेदनहीनता और उसके भीतर की संवेदनशीलता न केवल इन सभी को चित्रित करता है, बल्कि साथ साथ हमें इस बात के लिए भी इन बातों को भी सिखाता है कि हम अपना रास्ता साहित्य के माध्यम से कैसा चुनें, पत्रकारिता के माध्यम से कैसा रास्ता चुनें, और जो हमारी देश की आम जनता है किसके पक्ष में और किस तरह से हम खड़े रहें और उसके साथ खड़े रहकर कैसा संघर्ष हमें करें जिससे कि जनता की बेहतरी हो सके। उनकी 300 से अधिक कहानियाँ हैं और बेशुमार उपन्यास हैं। कहानियों में कफन और सवा सेर गेहूँ, सदगति, 2 बैलों की कथा, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनकी जो बेजोड़ कहानियां हैं और विश्व स्तर की कहानियां हैं। उनका जो कद है, कहानियों का कद, वो विश्व स्तर में अपना स्थान रखता है। और इसके अलावा सेवा सदन से लेकर गोदान तक की जो उनकी उपन्यासों की यात्रा है, वो भारतीय समाज के न केवल चित्रित करता है बल्कि साथ साथ जो उनका प्रेमचंद का जो विकास है साहित्य के माध्यम से, उनका खुद का विकास, वो भी हमें दिखाता है। गोदान को कहा जाता है कि यह एक किसान के मजदूर बनने की प्रक्रिया है, और देखिए, इस बात को देखिए कि वो प्रक्रिया न केवल जारी है बल्कि और भी संश्लिष्ट और बड़े सूक्ष्म रूप में भारतीय समाज में उस तरह की परिवर्तन आ रहे हैं जिसमें एक किसान अपनी ज़मीन खो रहा है और मजदूर बनने के लिए, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो या दिल्ली हो, वहाँ जाकर वो मजदूर बनने के लिए अभिशप्त हो रहा है। इसके अलावा उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में एक लेख है महाजनी सभ्यता का उल्लेख न करना हमें मतलब इस बात को अस्वीकार करना होगा कि प्रेमचंद ने आज से 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले या लगभग 80 साल पहले इस बात को चित्रित कर दिया था। ये पूंजीवाद हमारे समाज को किस तरह छिन्न भिन्न करता है, जो बिजनेस वाला जो रवैया है हमारे समाज में फैला हुआ या पूरे विश्व में फैला हुआ, वो किस तरह से जनता के हितों से जो हमारे शासक वर्ग हैं, हमारे सत्ता वर्ग को एक जनता को मायाजाल में फंसाने का काम करता है। इस बात को उन्होंने आज से इतने लंबे समय पहले कह दिया था। उनके प्रति सादर सम्मान हम व्यक्त करते हैं प्रदेश जगदलपुर की ओर से, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता अपनी क्षेत्रीयता, अपनी जाति, अपना धार्मिक सारे पूर्वाग्रहों को छोड़कर जो अपनी बेहतरी के लिए काम करेगी और जो अपनी राजनीतिक चेतना का एक विस्तार करते हुए न केवल साहित्य के माध्यम से बल्कि साथ साथ अपने एक्शन के माध्यम से इस बात को समझेगी और इस बात के लिए प्रयास करेगी कि राजनीतिक जो सत्ता वर्ग है वो किस तरह से एक जो जनवादी रवैया है उसको अख्तियार करे। और प्रेमचंद जी, आप जानते हैं कि 300 से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं और 20 से अधिक उपन्यास उनके हैं। दो पत्रिकाएं हंस और माधुरी का उन्होंने संपादन भी किया और महज शायद 56 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। और सन 1916 से 1936 तक करीब 20 साल के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ों की रचना की है। तो उन्हें ये कहा जाता है वो कलम के सिपाही थे। बिल्कुल सही है। वो उनका पूरा जीवन जो है वो लेखन में ही गुजर गया। और यदि कोई आज का नौजवान उस समय के भारत को, उस समय के भारत की स्थिति को, उस समय के भूमि संबंधों को, उस समय के ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को समझना चाहता है तो उसको गोदान उपन्यास पढ़ लेना चाहिए। गोदान उपन्यास में होरी और धनिया का जो चरित्र है वो ऐसा चरित्र है जो साहूकार और किसान के संबंधों को, जो जाति व्यवस्था के संबंधों को, इन तमाम संबंधों को लगातार जो है वो व्याख्यायित करता है। तो प्रेमचंद को जानना है तो उस समय के भारत की स्थिति को प्रेमचंद की कहानियों और प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से भारत की स्थिति को हम जान सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि प्रेमचंद जो है वो उनका साहित्य आदर्श से उन्मुख होते हुए यथार्थवाद की ओर जाता है। प्रेमचंद जो है वो आखिरी दौर तक वो गांधीवाद से प्रभावित थे और उन्होंने जो है समाज को सुधारने की चेष्टा की। समाज के अंदर जो विसंगतियां हैं उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश उन्होंने की।
लेकिन 1936 के आते आते जैसे सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। वो तब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, तब तक वैधानिक सरकारें अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं बनी थी। तो दुर्भाग्य से उसकी विसंगतियां जो है देखने का अवसर प्रेमचंद जी को नहीं मिला था, अन्यथा जो है उनका दृष्टिकोण और बदल जाता और वो क्रांतिकारी हो जाते। फिर भी जो है उस दौर में जो है, जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं कि बाल्जाक है जैसे और तॉलस्टॉय हैं, ये तमाम लेखक जो रूसी क्रांति से संबंध रखते थे, इन लोगों ने जो समाज का चित्रण रूस का और चीन का जो किया, करीब करीब वैसा ही चित्रण जो है वो प्रेमचंद ने भारत के बारे में किया। और ये आश्चर्यजनक बात है कि प्रेमचंद का जो उनके लेखन का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत सीमित है, उत्तर प्रदेश का एक एरिया है, लेकिन ये जो परिवेश है, ये परिवेश केवल उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र का ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत में परिस्थितियाँ वैसी ही थी। और वैसी परिस्थितियाँ होने की वजह से उनके उपन्यास और उनकी कहानियाँ, उनका पूरा लेखन जो है सर्व स्वीकृत हुआ कि कैसे जो आतताई लोग हैं वो किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से अंग्रेज अफसर और उनके जो सरमायादार हैं, ब्रिटिश सरकार का जो अत्याचार है वो कैसे यहाँ के लोगों को मतलब परेशान कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है प्रेमचंद के साहित्य में आया है। तो इसलिए जो है प्रेमचंद अपने आप में महान है और हमेशा महान रहेंगे ही। कभी हम इस बात की कल्पना करें कि अगर वो अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के दौर के लेखक नहीं होते तो शायद उनके सृजनशीलता का रंग कुछ और हो सकता था। तो उन्होंने इस देश में एक बलपूर्वक थोपी गई और छलपूर्वक लाई गई एक व्यवस्था जो शोषण की व्यवस्था थी, उसको देखा था, उसको भुगता था। और उस समय उन्होंने जो समाज की एक तबका है गुर्बत वाला और साहूकार के नाम पे जो तबका है शोषण वाला, और जो तत्कालीन शासक जो थे जो विदेशी थे और आर्थिक कारणों से वो हमारे देश में आर्थिक लाभ के लिए आए हुए थे, तो कोई कारण नहीं बनता था कि वे इन तथ्यों को संबोधित नहीं करते। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भले ही गांधीवाद ने उनको प्रभावित किया हो और वे कालांतर में एक क्रांति के कारण से प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख हुए हों, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कोई भी सजग नागरिक, कोई भी सृजेता या लिखने वाला व्यक्ति या चिंतन करने वाला व्यक्ति अगर अपनी सामाजिकता से जूझता है, उसे देखता है, उसका अवलोकन करता है, तो निश्चित रूप से उसका साहित्य उसी तरफ जाता है जिस तरफ प्रेमचंद जी का गया। अब जब हम इस बात की कल्पना करते हैं कि 8 दशक से पहले की बात है जब उन्होंने साहित्य सृजन किया था, तो मैं कहता हूँ कि वो उस सृजनशीलता में तत्कालीन जो वैश्विक परिस्थितियाँ थे उनका योगदान भी था और उन्होंने अपने लेखन में उस तबके को संबोधित किया जो उनकी दृष्टि में सर्वहारा हो सकता था, शोषित तबका हो सकता था। तो अगर मैं अपनी बात को इसी तरह से आगे बढ़ाता रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुझे इसको कर्टेल करना है। असल में वो इन्हीं सरोकारों से जुड़े हुए अपने लेखन जो परिस्थिति ने उनके सामने लाए थे के कारण अमर हैं। मैं उर्मिला आचार्य प्रेलेस की एक सदस्य हूँ, लेखिका भी हूँ, शिक्षिका रह चुकी हूँ। प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जो आम आदमी का लेखक है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि हिंदी साहित्य में गद्य लेखन में उनका यदि पुराना इतिहास, उनके पहले के लोगों का, साहित्यकारों का नाम लूँ तो एक देवकी नंदन खत्री जी का ही मुझे ध्यान आता है, जिन्होंने तिलस्मी दुनिया की कहानियाँ, उपन्यास लिखा और उस विरासत में वो लिखने के लिए सामने आए
मैंने पीछे कुछ नहीं था, और वो सामने आकर जब अपनी बात रखते हैं और एक महान साहित्यकार के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे इसकी वजह ये लगती है कि 1857 में जो गदर हुआ था, क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें उत्तर भारत के किसान, मजदूर ये उस युद्ध में या विद्रोह में शामिल थे। भले ही परिणाम जो भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन का जो दृष्टिकोण, जो जज्बा दिखाया, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उसकी विरासत उनके परिवार में बची रही, उन परिवार के बीच में वो थे, और उसको लेकर जब उन्होंने अपने जीवन में उसे देखा, एक साधारण सा टीचर, एक मास्टर या एक तरह से एक निरीक्षक टाइप का व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो जब किसान और मजदूर से सीधा जुड़ा, तो ये जुड़ाव उसको बेहतरीन ढंग से वो लिखने के लिए एक विराट परिदृश्य मिला। और इस परिदृश्य में उसने कफन, गोदान, सेवा सदन और भी बहुत से नाम जो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, प्रेमचंद को भला कौन नहीं जानता। आपको चूँकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ, इस नाते मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैंने क्लास में कफन पढ़ाया, पूस की रात पढ़ाई या नमक का दरोगा पढ़ाया, तो बच्चों के बीच में जो हमारा सामंजस्य स्थापित हुआ वो गजब का था। ईदगाह का चिमटा हो, वो जब हम बच्चों से हमने बांटा, तो बच्चे जिस तरह से उसको स्वीकार किया, बच्चों ने, वो सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैसे उसको समझा, मैं सोचती हूँ प्रेमचंद उनके लिए आज भी प्रासंगिक है। और ऐसी रचनाओं को कालजयी मानकर हमें ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। अपने पाठ्य पुस्तकों में, अपनी दैनिकीय में उसको हमेशा हमेशा पढ़ता रहना चाहिए। महान कथाकार प्रेमचंद जी का सबसे बड़ा योगदान जो है वो यही है कि उन्होंने हिंदी कहानी को यथार्थ पर लाकर जन्म दिया। जो तिलस्म और उसमें भूत प्रेतों के बीच में चल रही थी कहानी, उसको आदमी के जीवन से, उसकी परेशानियों से जोड़ा, और कहानियों का नायक जो थे वो राजा रानी होने की बजाय एक मज़दूर और किसान होने लग गए। ये उनका इतना बड़ा एहसान है हिंदी साहित्य पर कि इसने न केवल इस दिशा की ओर अन्य साहित्यकारों को प्रेरित किया, बल्कि पाठकों की संख्या में असीमित वृद्धि हुई, जिनको अपने अपने दुख दर्द और अपने जीवन की झांकी इन रचनाओं में दिखाई दी, जो राजा रानी की कहानियों में या तिलस्म में नहीं आती थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केवल मजदूर वर्ग नहीं, बल्कि स्त्री की पीड़ाओं को भी, बुधिया की पीड़ा जैसे कफन में दिखाई दे रही है, धनिया की दिखाई दे रही है, वो उसको भी एक स्थान मिला। तो आज जितने भी दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, इन सब के अगर बीज ढूंढे जाएंगे, जिनके वटवृक्ष आज भले ही दिखाई दे रहे हो, पर इन वटवृक्षों के बीज जो है वो प्रेमचंद साहित्य में ही मिलेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुधी साहित्यकारों ने अपनी बात कही, जिसमें प्रेमचंद की रचनाओं पर अपनी अपनी दृष्टि उन्होंने रखी। आज हाईटेक हो चले लोगों में, खासकर किशोरों और युवाओं में, प्रेमचंद की रचनाओं की संवेदना का स्पंदन जगाना जरूरी है, ताकि वे जीवन से जुड़ सकें। प्रलेस के उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी है कि जनता साहित्यिक जमीन से जुड़े और अपने जीवन मूल्यों को जाने और पहचाने। बस्तर की बात, जगदलपुर। शनिवार को एक और जहां शहर के साहित्यकार एकजुट हुए, वहीं संगीत प्रेमियों ने भी विभिन्न आयोजनों में मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी को याद किया और संगीत की स्वर लहरियों में डूब गए। गायन और सामाजिक कार्यों से जुड़ी संस्था स्वर संगीत ग्रुप ने शनिवार को प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संस्था ने उनकी याद में याद न जाए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रुप के कलाकारों ने रफ़ी के सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। कोविड नियमों के कारण सीमित आमंत्रित लोगों के अलावा स्वर संगीत परिवार के ही लोग इसमें ज्यादा दिखे, लेकिन सभी ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। 31 जुलाई को भारत के शीर्ष पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष इनके द्वारा गाए गए सदाबहार गीतों के माध्यम से उन्हें याद किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश मिश्रा ने किया। संस्था के अध्यक्ष बीजू विश्वास और सचिव कमल जज ने आमंत्रित अतिथियों को संक्षिप्त में संस्था की जानकारी भी दी। ग्रुप के निर्देशक दीपक वाधवानी द्वारा शिरडी वाले साईं बाबा भजन के साथ कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात कलाकारों ने एक के बाद एक सुमधुर गीतों की झड़ियां लगा दी। देर रात तक कार्यक्रम में संस्था के कलाकारों ने
आकर्षक गीतों की प्रस्तुतियां दी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।